हेलो एवरीवन। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो रिमेनिंग चैप्टर है कंप्यूटिंग नेशनल इनकम का वो डिस्कस करेंगे। इसका इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जो वैल्यू एडेड मेथड है और चैप्टर 3 है, उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के राइट साइड पर मिल जाएगा। वहां क्लिक कर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड इन डिटेल। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस इनकम मेथड। इनकम मेथड का कुछ अलग नाम भी है। इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोला जाता है और फैक्टर पेमेंट मेथड भी। आपके पास 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये चैप्टर वैसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कुछ सालों से ट्रेंड चल रहा है, इसमें 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल। तो इसके लिए आपको थ्योरी को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इनकम मेथड के दूसरे नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। जो इनकम मेथड से निकल कर आता है, देखिए वैल्यू एडेड मेथड से जो हमने पढ़ा था उसमें जीडीपी एमपी निकल कर आता था, पर जो इनकम मेथड है उससे क्या निकल कर आता है? एनडीपी एफसी। क्या निकल कर आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्या होता है ये इनकम मेथड? इनकम मेथड में क्या होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है उन्हें हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देता है। किस किस के यहाँ पर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट की जगह आप यहाँ पर प्रोड्यूसर लिख सकते हैं। क्या? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है? पेमेंट करता है हाउस होल्ड को। किस फॉर्म में करता है वो पेमेंट हाउस होल्ड को? अगर जिसने एज ए एम्प्लॉय उसको जिस हाउस होल्ड ने काम करा तो उसको वो रेंट देता है और सॉरी वेजेस देता है, और जिसने अपनी बिल्डिंग दी हुई है तो उसे लैंड दी हुई है तो उसे रेंट, कैपिटल दी हुई है तो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर दी हुई है तो प्रॉफिट। तो ये जो सब प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब उनको पेमेंट करता है प्रोड्यूसर। किनको? हाउस होल्ड को, क्योंकि उसने ये सब चीजें किससे ली होती हैं? हाउस होल्ड से। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द सम टोटल ऑफ, ये टोटल है किसका? फैक्टर इनकम का। तो फैक्टर इनकम का मतलब पता चल गया क्या क्या आता है? रेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये सम टोटल है फैक्टर इनकम का, जो कि हमारी कंट्री में जनरेट की गई है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? फैक्टर इनकम। अर्न्ड इनकम होती है, तो इसीलिए इसे ये क्या कहते हैं कि ये जो अर्न की है वो अपनी कंट्री के अंदर की जानी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम फैक्टर इनकम। तो इसमें अर्न्ड इनकम है, तो अब ये अनअर्न्ड कौन सी होती है? जो नॉट अर्न्ड कौन सी होती है? तो देखिए, ट्रांसफर रिसिप्ट्स और ट्रांसफर पेमेंट ये नॉट अर्न्ड इनकम होती हैं। जैसे कि इसमें ओल्ड एज पेंशन इसका एग्जाम्पल है, कि जैसे कि हम एक ओल्ड एज पर्सन को गवर्नमेंट पेंशन देती है, उसने गवर्नमेंट के लिए कभी काम तो नहीं करा, वो तो गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर रही है बिना कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट किए हुए। तो ये इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्या लिखा हुआ है? नोट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, तो ये क्या होते हैं? एक तरह के यूनिलेटरल पेमेंट। ये क्या होती हैं? एक तरह से यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड। कैसी? वन साइडेड। ये कौन सी होती है? वन साइडेड पेमेंट होती है। तो इसमें आपको आप इसको एक ट्रांसफर रिसिप्ट और ट्रांसफर पेमेंट यूनिलेटरल पेमेंट होती है, इन्हें नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते क्योंकि कुछ भी रिटर्न में काम नहीं किया। पर अगर आप रिटायरमेंट पर्सन है जो रिटायर हो गया अपनी जॉब से, उसने गवर्नमेंट के अंडर काम करा है 60 ईयर्स तक, उसको जो पेंशन मिल रही है वो हम ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे ट्रांसफर पेमेंट नहीं मान सकते, और उसको इंक्लूड करेंगे हम नेशनल इनकम में क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज रेंडर करी हैं जो कि उसको रिटायरमेंट से पहले, और जो उसे रिसिप्ट के रूप में, उसे पेंशन के रूप में लेटर ऑन धीरे धीरे मिलती जा रही है। तो इन कंक्लूजन हमने ये पढ़ा कि नेशनल इनकम में जो हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस देते हैं प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर उन्हें बदले में फैक्टर पेमेंट देता है। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। और ये सब इनकम जो भी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती है हम उन सब का टोटल कर देते हैं।
सभी इनकम अर्नड होनी चाहिए, अनअर्नड नहीं होनी चाहिए, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। ओल्ड एज पेंशन वन साइडेड है, और जो यूनिलेटरल पेमेंट है, इसे यूनिलेटरल पेमेंट भी कहा जाता है, जबकि जो रिटायरमेंट पेंशन है वो फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगी, नेशनल इनकम इंक्लूड होगी, क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज रिटायरमेंट से पहले प्रोवाइड की गई हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। मतलब हम फैक्टर इनकम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, तो फर्स्ट इज of compensation of employee, second is operating surplus, and third is mixed income। तो compensation of employee मतलब काम के बदले में क्या क्या काम के बदले में दिया जाता है, wages and salary in cash। कैश में मतलब कि काम के बदले में उन्हें कैश में कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। पेमेंट इन काइंड, कई बार आपने देखा होगा कि लोग काम करते हैं पर उन्हें काम के बदले में लेबर को वेजेस नहीं दी जाती, उनको ये कहा जाता है कि तुम हमारे यहाँ से फसल ले जाओ, गेहूं ले जाओ, कुछ भी कुछ भी ले जाओ, जो भी उनकी जिस चीज को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। या फिर जैसे कई बार क्या होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, तो ये क्या होता है, पेमेंट इन काइंड। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो अब एम्प्लॉयर ने करा है कंट्रीब्यूट, देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, पर जो एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन होगा वो कंपनसेशन का पार्ट होगा। एम्प्लॉई खुद अपनी सैलरी से कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करा है तो वो कंपनसेशन में नहीं आएगा। तो पेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है कि आपको पेंशन मिलेगी, तो ये सब क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट है रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब आगे प्रॉफिट को, ये किसके पार्ट है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस के। अब प्रॉफिट को भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिविडेंड्स, कंपनी अपने कुछ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर को, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। और कंपनी अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा टैक्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। और कुछ कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, और कॉर्पोरेट सेविंग भी कहा जाता है। तो ये किसी भी नाम से आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जब हम न्यूमेरिकल करेंगे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तीनों प्रॉफिट के पार्ट हैं, क्योंकि अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये अगर अलग अलग हमने प्लस कर दिया, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इनमें से अगर हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट ही गिवन है और साथ में ये दो चीजें गिवन है, इन दोनों में से अगर हमने प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया नेशनल इनकम कैलकुलेट करते, तो हम जो दो चीजें इनमें से दी हुई हैं वो नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट में के साथ इंक्लूड हो चुकी हैं क्वेश्चन में, तो हमें अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आपको अलग से रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो इसमें बस ये जो आपको मेन याद करना पड़ेगा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आता है, तो ये पेज इनकम मेथड को याद करने के लिए इस पेज को आपको इम्पोर्टेंट याद करना पड़ेगा। अब होता है मिक्स इनकम, क्या होती है, सी पार्ट। मिक्स इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का काम करते हैं, उन्हें मिक्स इनकम कहा जाता है। ये लोगों के पास ये अपनी ही इनकी लेबर है, खुद ही एज ए लेबर काम करे, खुद की लैंड है, तो इनकी जो इनकम होती है वो मिक्सचर होती है, वेजेस का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का, तो ये सब का मिक्सचर होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। इसके 3 पार्ट थे, फर्स्ट वन इज कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड सी इज मिक्स्ड इनकम। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। दो तरह से होता है, सब्सिस्टेंस सेक्टर में ये क्या होता है कि जैसे कि प्रोडक्शन, देखो इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस नोट अराइज, ये थोड़ा सा यहाँ पर गैप है, ऑपरेटिंग सरप्लस नोट अराइज इन, कि कहाँ नहीं होता, सब्सिस्टेंस सेक्टर में। सब्सिस्टेंस मतलब जो अपने निर्वाह के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, निर्वाह के लिए खेती कर रहे थे किसान पहले, तो वो उतना ही उगाते हैं जस्ट कि उनकी फैमिली कंज्यूम करें, उनके पास कोई भी सरप्लस नहीं होता। ऐसे ही जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट होती है वो किसके लिए प्रोड्यूस करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए, तो वहां भी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन से दो सेक्टर्स हैं जहां पर ऑपरेटिंग सरप्लस अराइज नहीं होता, तो सब्सिस्टेंस सेक्टर और जनरल गवर्नमेंट सेक्टर। अब हमें कुछ प्रिकॉशंस, मतलब कुछ सावधानियां यूज करनी है कि हमें क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए इनकम मेथड में और क्या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी हमने कमीशन पे करी है सेकंड हैंड गुड्स पर, वो हमें इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि कमीशन जो ब्रोकर है उसने हमें
सेकंड हैंड गुड दिलवाई, पर उसने देखिए इतनी मेहनत करी ना कि कस्टमर बनाने में, तो उसके सर्विसेज का रिवॉर्ड है, उसने अपनी सर्विसेज दी, ठीक है। तो इसको इंक्लूड करेंगे। ऐसे ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बोर्ड, इन्हें भी इंक्लूड करेंगे। जो ओनर है उसका खुद का जो घर है उसका एस्टिमेटेड सेल्फ एस्टिमेटेड रेंट, कि वो रेंट आ तो सकता था ना उससे, तो वो भी उसने सेक्रीफाइस करा है, तो उसका इम्प्यूटेड रेंट को भी इंक्लूड करेंगे। और कुछ भी जो भी हमने इनकम जनरेट हो सकती थी, जो हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड प्रोड्यूस करे, तो वैसे हम इनको बेचते तो उससे इनकम आ सकती थी, तो उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। अब क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, ये मैंने पहले भी बता दिया कि जो ट्रांसफर अर्निंग्स होती हैं वो ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंस, ये वन साइडेड होती हैं, यूनिलेटरल होती हैं, तो इससे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी, तो क्या होता है, जैसे कि चोरी कर कर, गैम्बलिंग कर कर, तो ये सब इनको कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता कहाँ से कौन सी इनकम आ रही है, और ये इलीगल है, तो इसीलिए इसे कैलकुलेट नहीं किया जाता। अचानक से कोई विंडफॉल गेन हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे कि लॉटरीज लग गई किसी की, या फिर कुछ कैपिटल गेन हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन। तो इस तरह के जो गेन होते हैं वो अचानक से हो जाते हैं, तो इनको भी इंक्लूड नहीं करते। अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो क्या होगा, जो इनकम टैक्स पेड है, तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट है, ठीक है। तो कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम कि हमने एक चीज यूज कर ली, प्रॉफिट में से, या प्रॉफिट को हमने इंक्लूड करना है, या फिर इसके पार्ट कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, क्योंकि जो प्रॉफिट आया है वो इन कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग को ही टोटल करके आया। अगर हमने प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया तो हमें इन्हें अलग अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, वेजेस, सैलरी के पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये सब हमारी क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, तो इसीलिए इसे भी हमने इंक्लूड नहीं करना अगर हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो मैं पहले एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो इनकम टैक्स अगर हम दे रहे हैं, तो वो क्या है, कंपनसेशन का ही पार्ट है एम्प्लॉय को, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब हमें इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल करने का पैटर्न पता होना चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले जीएनपीएफसी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, जीएनपीएफसी। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें पता है 12,000, तो ये ए पार्ट है। फिर हमने बी में क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ देखिए साफ साफ मैंने बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर हमें रेंट और इंटरेस्ट की वैल्यू इकट्ठे 1800 दिया, तो हमने यहाँ स्पेशली बता रखा है कि इनकी वैल्यू दोनों की 1800 है, और फिर प्रॉफिट कितना है, 1500। तो इन तीनों का टोटल कर कर हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ रहा है 3300, और हमारे पास यहाँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ रहा है, 12,000, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कितनी आ रही है, 1300। तो इन सब का टोटल कर कर हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें ये पता है कि जो वैल्यू इनकम मेथड है, कौन सा मेथड, इनकम मेथड, इससे क्या निकल कर आता है, एनडीपीएफसी। तो अब आपने यहाँ बिल्कुल अच्छे से कर कर दिखाना है कि एन से हमें किस पर पहुंचना है, जी पर। तो एन से जी पर पहुंचने के लिए हमें डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ा, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितना है, 1100। तो हमने यहाँ पर 1100 प्लस करा, तो हम ग्रॉस पर पहुंच गए। तो ग्रॉस से पहुंचने के लिए अब हमारे को क्या चाहिए, जीएनपीएफसी। तो ये जीडीपीएफसी तो आ ही गया, तो बस हमें एन से किस पर पहुंचना है, सॉरी, डी से किसके ऊपर पहुंचना है, एफसी तो है ही, डी से किसके ऊपर पहुंचना है, एन के ऊपर। तो डी से एन पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस। पर यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब माइनस में गिवन है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 17,700 में से 120 माइनस, तो 16,580 हो जाएगा। तो बस ये आपको याद रखना है। इसमें मेन पॉइंट क्या था कि जो वैल्यू एडेड मेथड होता है उससे क्या निकल कर आता है, जीडीपीएमपी, और जो इनकम मेथड होता है उससे क्या निकल कर आता है, एनडीपीएफसी, और जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है उससे फिर दोबारा से जीडीपीएमपी निकल कर आता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस इनकम मेथड। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या निकल कर आता है, जीडीपीएमपी।
तो एक्सपेंडिचर मेथड के भी बहुत सारे और नाम हैं। तो इसका नाम क्या है? पहला कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। कौन सा नेम है? कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। और इसका थर्ड नेम है इनकम डिस्पोजेबल मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, इनकम डिस्पोजेबल मेथड। एक्सपेंडिचर जो भी हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर करते हैं एक साल के अंदर उनको इंक्लूड करते हैं। अब चार कैटेगरीज होती हैं। जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, ये देखिए, ये एक्सपेंडिचर कौन करते हैं? इंडिविजुअल हाउसहोल्ड या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। किसके ऊपर करते हैं? ये कंज्यूमर सर्विसेज के ऊपर, ड्यूरेबल गुड्स पर, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि फर्नीचर, वॉशिंग मशीन। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं जैसे कि बटर मिल्क, जो एक बार ही हम यूज कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो उसको दोबारा से यूज नहीं होगा। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। और उसके बाद क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट किसके ऊपर करती है कंज्यूम? जैसे कि डिफेंस पर्सोनल के लिए। जैसे कि डिफेंस पर्सोनल क्या होता है कि जो लोग देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो उनके लिए, उनकी कंजप्शन के लिए गुड्स अगर गवर्नमेंट खरीद रही है, तो गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है। अब आगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। और इसको और क्या बोल सकते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सब नाम एक ही हैं। तो ये सब नाम एक ही हैं। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाए, कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए, तो इन सब बातों में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हम पढ़ते हैं आगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसमें आपने तीनों तरह का स्टॉक इंक्लूड करना है, स्टॉक रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का और सेमी फिनिश्ड गुड्स का। तो हमने अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम इन्वेस्टमेंट मेथड। फिक्स इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में हम फिक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी खरीद कर। और हाउस होल्ड कैसे करता है? कंस्ट्रक्ट ऑफ हाउसेस करवाकर। और गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? रोड, डैम, ब्रिजेस करवाकर। तो हमने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी वो दो तरह की पढ़ी थी, फिक्स और इन्वेंट्री। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट के साथ फिक्स वर्ड यूज है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है एक वाइडर टर्म है और उसके अंदर दो तरह की इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती हैं, एक फिक्स्ड और इन्वेंट्री। तो अगर आपको खाली फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब फिक्स वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको उसमें इन्वेंट्री इंक्लूड करनी पड़ेगी, तभी आप ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पर पहुंच जाओगे। और अब इस ग्रोथ और नेट में क्या डिफरेंस है? अगर आपके पास ग्रोथ इन्वेस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में, तो जो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? ग्रोथ इन्वेस्टमेंट से जीडीपी एमपी। और अगर आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट है तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? एनडीपी एमपी। तो ये ग्रोस फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इसे ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं और नेक्स्ट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड itself gross fixed investment plus inventory investment. ऐसे net investment is a wider term, it include net fixed investment and inventory investment. gross investment से निकल कर आता है GDP MP, net investment से निकल कर आता है NDP MP। इसके बाद next है net export। net export का मतलब क्या होता है? export माइनस import। एक्सपोर्ट हम क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि वो जो एक्सपेंडिचर होता है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पर होता है, इंपोर्ट उसका उल्टा होता है। ये एक्सपेंडिचर जो हम बाहर से गुड्स मंगवाते हैं उनके ऊपर होता है, तो उस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में, तो इसीलिए इसे क्या करते हैं? इंपोर्ट को माइनस करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मैथ। कौन सा मेथड पढ़ रहे थे हम? एक्सपेंडिचर। अब प्रिकॉशंस को डिस्कस करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जो फाइनल गुड्स पर खर्चा होता है सिर्फ वही इंक्लूड करते हैं, जो फाइनल गुड्स पर जो खर्चा होता है उसे इंक्लूड करेंगे ताकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड करेंगे और फाइनल गुड्स को भी, तो इसमें क्या होगा? एक ही चीज की वैल्यू दो बार इंक्लूड हो जाएगी। तो इसका हमने डिटेल में वीडियो पढ़ी है कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो इससे जो इसका लिंक आपको उस वीडियो का मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को
को रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये भी हम इंक्लूड करेंगे। ये मेरे को लगता है ये जो प्रिकॉशन है इम्प्यूटेड वैल्यू वाली, ये इनकम मेथड में भी थी, एक्सपेंडिचर मेथड में भी थी, और मे बी उसमें भी इम्प्यूटेड, हाँ वहां पर भी थी वैल्यू एडेड में। तो अब इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा, जो हम इंटरमीडिएट गुड्स पर खर्चा करेंगे वो इंक्लूड नहीं होगा, जो हम सेकंड हैंड गुड्स पर खर्चा करेंगे वो इंक्लूड नहीं होगा, जैसे शेयर्स बॉन्ड खरीद रहे हैं उन पर नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पेपर क्लेम है, ट्रांसफर पेमेंट कर रहे हैं वो भी इंक्लूड नहीं होगा। बाकी आपको मैंने कुछ बातें बताई हैं कि अगर ग्रोस वर्ड आ जाए तो क्या, ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाए तो आंसर क्या निकल कर आएगा, जीडीपी एमपी। और अगर आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट वर्ड आ जाए या नेट कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन आर सेम थिंग, तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए या नेट इन्वेस्टमेंट आ जाए तो क्या आएगा, एनडीपी एनडीपी एमपी। तो नेक्स्ट है जो आपको इसमें बात ध्यान रखनी है कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ऐसी नेट इन्वेस्टमेंट इज अ वाइडर टर्म। सो नेक्स्ट फॉर दिस इज, अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल को। क्या है ये क्वेश्चन कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ बताना है सेपरेटली, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 9800, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 12,000, यही लिखा हुआ था हमने यहाँ पर, अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ये हमें पता चल गया, चेंज इन स्टॉक। पर पहले हम ये देखते हैं कि इसके आगे फिक्स वर्ड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो फिक्स वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें इसको प्लस करना पड़ेगा दोनों को। तो इसमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए पहले हमें दो चीजों का टोटल कर दिखाना पड़ेगा, दैट इज 875 एंड 275। तो इन दोनों का टोटल क्या आएगा हम ये आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कितने की पड़ी हमारे को, टोटल 1150 की। फिर उसके बाद हमें पता है कि इसमें हमें क्या निकालना है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, ये हमें माइनस में दिया होता है, हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इससे इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इसमें हमारे को जीडीपी एमपी चाहिए था और इससे कैलकुलेट होकर भी क्या आ रहा है, जीडीपी एमपी। तो आगे हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, पर अगर वो कहता है कि मुझे एनडीपीएफसी निकाल कर दिखाओ, तो हम देख सकते थे कि इसमें डेप्रिसिएशन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो वो माइनस कर देते, तो वो आगे का प्रोसेस था। तो अब हमारे को अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह सब करना पड़ता, बट यहाँ कुछ भी नहीं बोला, ऐसे कैसे बोला, तो हम यहीं तक इसे खत्म कर देंगे। तो अब नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए ग्रोस वर्ड आ रहा है तो जीडीपी है और फिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब कि अभी इन्वेंट्री इसमें अलग से इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पर हमने ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 200 लिखा। फिर अब हम ना ढूंढते हैं कि अगर यहाँ है तो इन्वेंट्री भी होगा, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमने देखा यहाँ -40 है, तो इन दोनों से कर कर क्या आ गया 160 इज अवर राइट आंसर। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है यहाँ हाउस होल्ड ने जो करा था दैट इज 470 रुपीज, एंड गवर्नमेंट ने जो सा करा था दैट इज 320। तो ये हमारे पास फर्स्ट ए बी सी इन्वेस्टमेंट हो गया। डी क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट प्लस और इम्पोर्ट माइनस, तो 50 प्लस और 60 माइनस, तो माइनस का 10, तो 470 प्लस 320 प्लस 160 माइनस 10, तो ये सॉल्व कर आ गया 940। अब इसमें हमें क्या निकल कर आता है, एक्सपेंडिचर मेथड से ग्रोस वर्ड था तो जीडीपी एमपी निकल कर आएगा। अब हमें इन्होंने क्या कहा है कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, स्टार्टिंग में ये ऊपर लिख दिया है एनडीपीएफसी, तो जी से एन पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए इन्होंने क्या यूज करा हुआ है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ही डेप्रिसिएशन का नाम है। तो ये क्या होता है 35 माइनस हो जाएगा, तो आप पहुंच गए यहाँ पर। आप ऐसे एग्जामिनर को कर कर दिखाओगे तो उसको पता चल जाएगा, इस बच्चे को नॉलेज है कि कैसे ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस हो गया तो एनडीपीएमपी निकल कर आ गया। फिर अब उसमें से हमें मार्केट प्राइस से कहाँ पर पहुंचना है, फैक्टर कॉस्ट पर। तो हमने क्या करा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू 50 थी, 50 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 855 आंसर। दैट्स ऑल for this video. So thank you for watching this video. Please like, share and comment if you have any query.